हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है ग्रामर का सेशन है। आज लिटरेचर का सेशन नहीं है, आज ग्रामर का सेशन है। और ग्रामर लिटरेचर दोनों मिक्स करके ही चलना चाहिए, तो आज मैंने सिर्फ ग्रामर का सेशन रखा, वो भी स्पॉटिंग द एरर्स हैं। मिले जुले एरर्स हैं, स्पॉटिंग द एरर्स वाला पार्ट रखा है। बहुत से एग्ज़ाम्स में ये भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग कैसे क्वेश्चंस को देखें और उससे जो है एरर जो है उसको फाइंड आउट कर लें, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और भाई चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but ये but है इसमें ये but he has never created any problem। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, अगर आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर दिख रहा है और सिंस और फॉर जो है प्रेपोजिशन टाइम बताने के लिए यूज़ हो रहे हैं, कंजंक्शंस के तौर पर यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो जहाँ सिंस और फॉर एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं वहाँ पर इनके साथ दो टेंसेस यूज़ होते हैं। या तो इनके साथ यूज़ होता है परफेक्ट टेंस या यूज़ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस स्टैटिक वर्ब में और परफेक्ट कंटिन्यूअस डायनेमिक वर्ब्स में यूज़ होता है। अब यहाँ पर फॉर मोर देन अ मंथ टाइम बता रहा है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की पहचान ये होती है कि उसके आगे से पीछे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आते हैं, वो कंजंक्शन के तरह पूरे सेंटेंस को नहीं जोड़ता। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम। अब ये जो लिव्ड वाला जो वर्ब है ये फॉर के लिए यूज़ किया गया है। तो जब हमने बताया कि फॉर जो है वो परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है, अब सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है। हु इज सिटिंग, लिव यहाँ पर रह रहा है एक मंथ से, बट ही हैज़ नेवर, तो यहाँ लिव्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, क्योंकि लिव जो है वो एक डायनामिक वर्ब है। तो यहाँ पर जो आपकी एरर है वो बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Nowadays, he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month। ये absenting अजीब सा लग रहा है मगर ये सही है, और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ रहा है। आपको यहाँ पर एक जो एडवर्ब दिखा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि भाई nowadays आजकल ही टीचर्स फिजिक्स, तो जब ये वाला एडवर्ब आता है कि भाई आजकल वो जो है फिजिक्स पढ़ा रहा है, यानी कि कोई एक्शन कैसा है, टेम्परेरी एक्शन है। जब परमानेंट एक्शन होता है तो जो वर्ब यूज़ होता है वो वर्ब यूज़ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यानी कि बेस फॉर्म या एस और ई एस वाली फॉर्म। लेकिन अगर नाउअडेज आ रहा है तो इससे पता चल रहा है द एक्शन इज टेम्परेरी, और टेम्परेरी एक्शन को डायनामिक वर्ब ले लेता है तो वो यूज़ होता है कंटिन्यूअस में। तो नाउअडेज ही इज टीचिंग, नाउअडेज ही इज टीचिंग। ये जो भी मैं पॉइंट्स बोलती हूँ, जिन लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ नोट जरूर बना लिया करें, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। पहली बात, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे, बहुत से मेरे दोस्त आना चाहते थे, पास्ट का सेंटेंस है। नन ऑफ देम अराइव्ड येट, तो ये लग रहा है येट है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, येट जो यूज़ होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस खुद भी प्रेजेंट का टेंस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट वो पास्ट का टेंस होता है, केवल उसका इफेक्ट प्रेजेंट में देखने को मिलता है, इसलिए वो जुड़ा रहता है प्रेजेंट से, इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में, उसे बोला जाता है प्रेजेंट में। अगर किसी भी सेंटेंस में येट आ रहा है तो येट का मतलब होता है कि नन ऑफ देम अराइव्ड, अगर इतना होता तो ठीक था, बट नन ऑफ देम अराइव्ड तो ये सही था। लेकिन यहाँ पर है येट, यानी कि बोलते समय तक, यानी कि बात हो गई प्रेजेंट की, तो आएगा नन ऑफ देम हैज़ अराइव्ड येट। तो ये पार्ट कौन से गलती है, सी पार्ट में एरर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हेयर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज़ इंडीड द फर्स्ट टाइम, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में ही होता है ये पहली बार है जो मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है, यानी कि
पिछले समय से लेकर अभी तक के समय में, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करती हुई बात है। अगर प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करती हुई बात होती है तो वहाँ पर जो प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करता हुआ टेंस होता है वो होता है परफेक्ट टेंस, और दैट टू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जब भी कभी फर्स्ट, इसको रटिए मत, इसको ऐसे समझिए कि ये पहली बार है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, यानी कि पिछली बार से लेकर अभी तक मैंने इतनी अच्छी स्टोरी सुनी है। जैसे दिस इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि इससे पहले जो मैंने मूवीज़ देखी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करने वाला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Now the next question is, the judge had not given any decision until he had studied the case. अब आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया until he had studied the case, जब तक उन्होंने केस नहीं पढ़ लिया। केस पहले पढ़ेंगे, डिसीजन बाद में देंगे। तो जब सेंटेंस में दो काम हो जिनमें से एक पहले और एक बाद में हो, तो जो काम पहले ख़त्म हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में ख़त्म हो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है, रट्टाफिकेशन से मत कीजिए कि बिफोर आफ्टर आ रहा है उसके हिसाब से। आप ये देखिए कि अगर सेंटेंस में काम है, पास्ट के काम हैं, दो हैं, जो काम पहले ख़त्म हो रहा है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में ख़त्म हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आप यहाँ देखिए, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया। कब तक? अनटिल ही हैड स्टडीड द केस। तो केस पहले पढ़ेंगे, ये ठीक है। द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, कि जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया until he had studied the case. By this time next year he has had settled himself in London. अगर किसी भी सेंटेंस में by this time आ रहा है, फ्यूचर का समय बताया जा रहा है, बाय के साथ लिमिट लगाकर फ्यूचर का टाइम बताया जा रहा है, तो जो काम फ्यूचर में होगा उसके लिए आप यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि टाइम बताने के लिए दो ही सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बाय द टाइम या बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि बाय लिमिट लगा के फ्यूचर का टाइम बताया जा रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही will have settled, he will have settled, तो यहाँ आएगा will have settled, he will have settled himself in London. Now the next question is, you must not held in high esteem those who are dangerous to our society. must एक मॉडल है, मॉडल अब बिना हैव के, जब मॉडल्स के साथ हैव लग जाता है तो वो पास्ट का बात बताते हैं। मस्ट हैव का मतलब तो होता है जरूर हो गया होगा, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यू मस्ट नॉट हेल्ड, मॉडल अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं, हेल्ड जो है वो बेस फॉर्म नहीं है। यू मस्ट नॉट होल्ड इन, होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है। यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। Now question number 8, never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. अगर सेंटेंस में नेगेटिव कोई वर्ड आ रहा है, एडवर्ब है, तो इन्वर्जन यूज़ होता है। नेवर बिफोर, हैव द स्टूडेंट, जैसे हार्डली के साथ, स्कार्सली के साथ, नेवर बिफोर इन माई लाइफ हैड आई एक्सपीरियंस दिस। तो जब भी कभी कोई एडवर्ब सेंटेंस में आता है, और ख़ासकर वैसे भी जब एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है और नेगेटिव वर्ड होता है तो इन्वर्जन यूज़ करते हैं। नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये हैव जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड।
The PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. PM ने कहा that his party, उसकी पार्टी वो मिस्टेक्स नहीं करेगी जो दूसरे के द्वारा की गई। मिस्टेक्स जो होती हैं वो की नहीं जाती, डन नहीं हो जाती हैं, मेड बाय। तो मिस्टेक्स के लिए डन नहीं लगाते, उनके लिए लगाया जाता है, जैसे यू हैव कमिटेड द मिस्टेक, यू हैव मेड द मिस्टेक। मिस्टेक्स के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ब यूज करा जाता है दैट इज मेक। We advised him to marry his daughter because she had come to marriageable age। आप यहाँ पे सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़े, हमने उसे एडवाइस दी टू अपनी डॉटर, ये थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, टू शादी करवाई, अगर है कि अपनी बेटी की शादी करवा दो, तो जब ये चीज़ पैसिव में है यानी कि टू मैरी का मतलब तो हो गया अपनी बेटी से शादी कर लो, एंड दैट्स अ वेरी मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है, टू मैरी हिज डॉटर। तो ये सेंटेंस अर्थ का अनर्थ कर रहा है। अब इस अर्थ के अनर्थ को सही करने के लिए क्या, वी एडवाइज हिम, हमने उसे एडवाइस दिया अपनी बेटी की शादी करवा दो। करवाना मतलब होता है पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर होगा टू गेट his daughter married। तो यहाँ पर आएगा we advise him to get his daughter married as because she had to get his daughter married। यहाँ पर ये बहुत गंदा लिख दिया मैंने, to get his daughter married। ठीक, तो इससे क्या होगा, get मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, तो to get his daughter married। Now the next question is, he will propose to his friends that they will join this company which may provided them with promising careers। प्रपोज जब आता है तो उसके साथ ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को प्रपोज करे, तो कोई सजेशन दिया जाता है, और सजेशन देने के लिए जो मॉडल यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है शुड। तो यहाँ विल नहीं आएगा, यहाँ आएगा शुड। सजेशन देने के लिए आपको जो मॉडल लगाना होता है वो शुड होता है। Because he has been ill for a month, so he does not come to the office। ये सेंटेंस अगर हम एक बार को देखें तो हमें ठीक लगता है कि इसमें ऐसी क्या गलती है। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, यार इसमें क्या गलती है। आप ये देखिए, बिकॉज जो है वो कारण बताने वाला कंजंक्शन है। बिकॉज ही हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ, जो कारण बताने वाला कंजंक्शन है उसके साथ हम रिजल्ट नहीं लगाते। बिकॉज के साथ सो, देयरफॉर कुछ भी नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर जो सो का प्रयोग है वो गलत है। अगर बिकॉज आ रहा है या दिस इज़ द रीज़न आ रहा है तो दिस इज़ द रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगाएंगे, और बिकॉज आ रहा है तो उसके साथ सो, देयरफॉर का यूज़ जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि बिकॉज खुद में ही एक कारण बताने वाला कंजंक्शन है। Now the next question is, as the first president of India, Dr. Rajendra Prasad was known by all types of people in the world। अब आप यहाँ पर ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय, एक तो ये चीज़ है, ये पैसिव वॉइस में दिया गया, ये जो वर्ब है दैट इज गिवन इन पैसिव वॉइस, और बाय नहीं आता, नोन जब पैसिव वॉइस में आता है तो वो अपने साथ लेता है टू। ही इज, जैसे मैंने कहा आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, तो यहाँ पर नोन के साथ आप जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो लगता है टू। The case was inquired a month ago, but no report has come yet। कि केस को एक मंथ पहले इंक्वायर किया गया था, पैसिव वॉइस में है क्योंकि केस किसी के द्वारा इंक्वायर किया जाता है, तो ठीक है। अगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, बट नो रिपोर्ट हैज़ कम येट, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो ये नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। Now the next question is, Simi took me to a hotel and ordered for 2 cups of coffee, which the waiter brought him in no time। देखिए, जब ordered जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसका मतलब होता है किसी को आदेश देना, तो वहाँ पर कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता। ये प्रेपोजिशन का मिसयूज़ है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन अगर मान लीजिए ऑर्डर नाउन के तौर पे यूज़ होता तो प्रेपोजिशन फॉर लग जाता, लेकिन अगर
ये जो ऑर्डर है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। तो सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 2 cups ऑफ कॉफी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी that we should go to the movie and then have dinner at a hotel। सबसे पहले ये समझिए, my friend proposed to me। My friends proposed to me that we should, my friend proposed to me, मेरे फ्रेंड ने मुझे that we should go to the movies and then have dinner at a hotel। say that we should go to the movies and then, अब ये जो should है ना यही इसका पूरा go to the movies। अब कई बार सेंटेंस में लोगों को लगता है यार प्रपोज आ रहा है तो यहाँ पर my friends proposed to me that we should go to the movie ये खत्म हो गया and then had dinner at a hotel। यहाँ पे कई लोगों को लगता है have नहीं आना चाहिए, had आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, इसका जो वर्ब है ना वो should है, जो इनका इसका एंड शुड हैव डिनर एट अ होटल, ये जो शुड है ना ये गो टू द मूवीज एंड देन हैव डिनर, ये दोनों का जो मॉडल वर्ब है ना वो शुड है, इसीलिए यहाँ हैड नहीं आ सकता। तो सेंटेंस जब पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, वरना कूद के कह दें अरे मैडम इस पर तो हैड आना चाहिए था आपने देखा नहीं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये शुड है तो शुड के साथ जुड़े हुए हैं ये, इसीलिए दोनों को वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करी जाएगी। अब किसी को लगता है कि यार इसमें सीक्वेंस नहीं है, किसी को कुछ लगता है, मैंने पहले ही बता दिया। वैसे तो आपकी मर्जी है, यू कैन पॉइंट मी आउट एंड देन आई विल पॉइंट यू आउट। अब ऐसे तो चलता ही रहता है ना आपस में हम लोगों के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दिस मशीन लुक्स गुड, ये मशीन ठीक लगती है, looks good but is very badly designed and doesn't work good। ये मशीन दिखने में अच्छी है, ठीक है जी, तो अच्छी इसकी क्वालिटी हो गई, but is very badly designed, लेकिन बहुत बेकार डिज़ाइन है, and doesn't work good। वर्क के साथ आप तो लगाएंगे ना तो वहाँ पर आएगा doesn't work well। हाउ, एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया। जब एडवर्ब अच्छे के सेंस में एडवर्ब लगाना है ना, एक्शन बताना है तो वेल लगाया जाता है, डजंट वर्क वेल। लुक्स गुड एडजेक्टिव है, मशीन की क्वालिटी बताई जा रही है, लेकिन जब वर्क बताया जा रहा है तो ये क्या है, दैट इज एक्शन। और जब एक्शन के लिए जो आप बताते हैं तो आप उसको एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करता है, वर्ब को एडवर्ब करता है, दैट्स व्हाई वी यूज वेल। I warned him for the danger he was going to face during the hiking। I warned him against the danger। भाई खतरे के लिए, खतरे के जो है खतरे के बारे में बताना। I warned him against the danger he was going to face during the hiking। तो I warned him against the danger, तो मैंने भाई warn के साथ against लगाया जाता है क्योंकि किसी चीज़ के बारे में आगाह करने के लिए यूज़ करते हैं। Now the next question is, he is not an artist nor he is a musician। अगर सेंटेंस के बीच में नॉर आ रहा है तो इन्वर्जन यूज हो जाता है। ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, दोबारा से शुरू हुआ, आप देख रहे हैं सेमीकोलन लगा हुआ है, तो यानी कि नया सेंटेंस शुरू हुआ। नया सेंटेंस शुरू हुआ, नेगेटिव वर्ड है, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ यूज़ किया जाता है नॉर इज़ ही, इन्वर्जन यूज होता है नॉर इज़ ही अ म्यूजिशियन। On the time when lightning struck, all the people in the house were asleep। On the time नहीं, at the time, जिस समय, at the time या the time when, at भी मत लगाइए, the time when lightning struck, at भी मत लगाइए, ये भी हटा ही दीजिए। द टाइम वेन, एट द टाइम वेन, या तो एट लगाइए या रहने दीजिए, द टाइम वेन लाइटनिंग स्ट्रक, यानी कि जिस समय पर हम बता रहे हैं, तो द टाइम वेन लाइटनिंग स्ट्रक। इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन आई शैल गिव द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ये तो सभी का सोचना होता है। इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन आई शैल गिव, गिव नहीं होगा, आई शैल टेक। स्टूडेंट्स एग्जाम जो है वो टेकते हैं
और जो टीचर है वो गिरते हैं। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये ना सोचे मुझे अंग्रेजी नहीं आती। स्टूडेंट्स टेक द कॉपी एंड टीचर्स गिव द कॉपी। तो स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम, ठीक है जी। The reason why he was late was because he had been caught in rain. The reason why he was late, अब आप देख रहे हैं कि रीज़न ऑलरेडी बता दिया। जब रीज़न वर्ड आ गया तो उसके साथ बिकॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि रीज़न बता ही दिया है तो बिकॉज उसकी यानी कि रीज़न बताने वाला कंजंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। The number of students appearing at the written examination increases every year. भाई एक चीज़ है, अगर किसी कोई एक्टिविटी ये बताई जा रही है कि वो लगातार बढ़ रही है तो वो एक्टिविटी कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती। और जो चीज़ स्थायी नहीं है, मतलब जिसमें चेंज होते रहते हैं, गतिशील है, डायनेमिक है, वो कभी भी वर्ब की बेस फॉर्म और एस और ईएस वाली फॉर्म में नहीं आती। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एट द रिटन एग्जामिनेशन इज इंक्रीजिंग आएगा, ना कि इंक्रीजेज एवरी ईयर आएगा। इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, क्योंकि ये गतिशीलता बता रही है, और जो चीज़ गतिशीलता बताती है वो कौन से टेंस में हो जाता है? कंटिन्यूअस टेंस में। When at last we got to the theatre, जब हम थिएटर पहुँचे, the much published play was already begun। अब इसमें वही चीज़ है कि थिएटर बाद में पहुँचे, प्ले पहले शुरू हो गया था, the play had already begun। अब आपको केवल इस तरीके के सेंटेंसेस में बिफोर आफ्टर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि पास में कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में। हम बाद में पहुँचे, प्ले पहले शुरू हो गया, तो had already begun। I did not practice music since I was 24। I did not practice, पहले तो इसमें प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, ये होगा ऐसी। वैसे ये जो है ना टाइपो एरर है, ये कंप्यूटर टाइप करते समय अपने आप इतना होशियार बनता है कि ऐसी को सी ही कर देता। पता नहीं अब इनके इसमें कंप्यूटर ये लैपटॉप के टाइपिंग सिस्टम में ये पागलपंती क्यों डली हुई है। खैर, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। अब जरा आप सिंस देखो। सिंस अगर एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो पहले परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। तो आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, आई हैवंट प्रैक्टिस्ड म्यूजिक सिंस आई वॉज 24। तो यहाँ पर या तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते तो सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे, बड़े आराम से समझाए हैं मैंने, कोशिश तो मैंने पूरी करी है समझाने की। और आपको कितना समझ में आया बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं कल, बाय बाय।